अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारी वीडियोस को बनाने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आपके साथ जो आपके जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। और साथ ही में जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, तो उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, इसी के साथ ही आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ट्रेड सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और हमारे साथ जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, आप लोगों के भी सवाल हम शामिल करेंगे। लेकिन टाइम का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास ज़रा लिमिटेड होता है। तो इसलिए अपने सवाल जो है वो कोशिश कीजिए कि ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। और जो है इसी के साथ ही नाजरीन, आज हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप कैसे? नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आज रोल ओवर वीक जो है वो एंड हो गया है और फ्राइडे था। तो आज के हवाले से बताएं कि जो है कि किस तरह से थोड़ा सा एक मार्केट व्यू जो है जरा हमारे नाजरीन को दे दीजिए। देखिए, सॉरी, आज सवाल मार्केट आखिर में क्या जी। आपने कहा? मार्केट। सर, मैंने ये सवाल किया है कि एक जो है जैसे आज रोल ओवर वीक एंड हो गया, मार्केट की मोरलेस वही सिचुएशन थी जो अभी हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। तो एक मार्केट रिव्यू आप जरा दे दीजिए। अच्छा नादिया, एक्चुअली हम काफी अर्से से देख रहे हैं कि मार्केट में ना ओवरऑल जो सेंटिमेंट है ना वो जो टॉप, जिसे मैं आप ब्लू चिप स्टॉक्स कहती हैं, उनमें ना वॉल्यूम्स थोड़े से लो हैं। किसी का कोई अच्छा रिजल्ट आता है या कोई अच्छी खबर आती है, जैसे नेशनल बैंक के अंदर एक अच्छी खबर आई, तो उसमें जो है हमने देखा कि नेशनल बैंक ने अच्छा परफॉर्म कर गया ना। 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, 47 पे, और इस वक्त 62 रुपीज पे जाके ट्रेड हो रहा है। तो कुछ स्टॉक वाइज जरूर खबरें आती है जिसकी वजह से इंडेक्स कंट्रीब्यूशन आती है। और इंडेक्स भी मेरे ख्याल से लगता है ऐसे ही, क्योंकि ज्यादातर जो है सेकंड ईयर स्टॉक में ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, कि परफॉर्म नहीं करा। बट सेलेक्टेड बेसिस पे कुछ स्टॉक इनके अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं तो वो परफॉर्म कर जाते हैं। और हमें ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले कल भी प्लस थी, आज भी 400 साढ़े 400 पॉइंट प्लस थी, डिस्पाइट के आज रोल ओवर का लास्ट डेट है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि इंडेक्स इतना हाई है लेकिन जो इंडेक्स के जो हैं आइटम्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो इतना वर्क नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? और जो ये समझ लें जो पैनी स्टॉक्स वगैरह हैं वो उनमें ही हो रहा है काम, क्या वजह है इसकी? इसके रीजन क्या है? देखिए, एक तो मार्केट में ना हमेशा होता क्या है कि जब फर्स्ट लैग में जब अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो एक सर्टेन लेवल तक परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है ना लिक्विडिटी फ्लो कर जाती है सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में, जिसमें स्टोरीज होती हैं, जिसमें कि ये स्टॉक एक चल रहा है, इसमें जैसे क्लाउड के अंदर हमने देखा कि नोटिस आया कि वो जो है अ, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है चकवाल स्पिनिंग से एक आईटी कंपनी में, वहां से वो स्टॉक 10 5 रुपए से होके 150 रुपये हो गया। इसके बाद कोसम में एक टेक्सटाइल, उसमें बहुत सी एक्टिविटी हुई। इसके अलावा हमने देखा दीवान फारूक मोटर्स का प्लान आया, उसकी गाड़ी लॉन्च हुई, और वो पहले 5 10 20 25 50 रुपये हुआ, फिर अब लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि वो शायद जो है दूसरा साजगार बन जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ना अब लोग जब एक फर्स्ट लैग के बाद, अब हमेशा देखिएगा कि मार्केट में सेकंड या थर्ड डे में स्टोरीज आती हैं, और मेजोरिटी स्टोरीज होती हैं, बहुत कम उसमें जो है ना चीजें मटेरियलाइज हो पाती हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरी जरूर चलती हैं, और इस तरह के स्टॉक में जब लोगों के पैसे बनते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और लोग कहते हैं यार पैसे तो यहीं बन रहे होते हैं, तो हम क्यों ओजी लें, पीपीएल लें, पाको लें, या किसी ब्लू चिप स्टॉक को जाएं। डिविडेंड कमाने की जरूरत क्या है, पैसे तो यहाँ ओवरनाइट बन रहे होते हैं। बट यही होता है कि फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारे स्टॉक्स जो है ना एक हाई लेवल्स पे जाके इंडिविजुअल क्लाइंटों के हाथ में एक्चुअली पोजीशंस में रह जाते हैं, और उसके बाद जो है वो वहां से नीचे आ रहे होते हैं और उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम इसका अब क्या करें। तो आई गेस ये वो मैं एग्जैक्टली वो टाइम तो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा, बट आपको सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है, तो इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है कुछ, कि हमारे पास आईएमएफ की तरफ से भी जब थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ हमारी एक्सटर्नल फंडिंग कमिटमेंट्स हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज से आनी है, अगर वो मोस्ट लाइकली आ जाएंगी, क्योंकि जो है ना जो आपके बातें चल रही है रिकॉर्डिंग के हवाले से वो होगा, और उसके बाद वो पैसे आ जाएंगे। तो आप इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह आपको आईएमएफ प्रोग्राम की खबर मिल जाएगी।
तो उसमें हो क्या रहा है कि मेन स्टॉक जिसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है या जो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होता है जिसको जो है अच्छे स्टॉक्स में काम करने का इंटरेस्ट होता है, वो इस तरह की स्टोरीज पे नहीं बिलीव करता, उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन काफी स्लो है। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये जो छोड़ के सेकंड डे थर्ड डे स्टॉक्स होते हैं जिनमें सिर्फ स्टोरीज होती हैं, उनमें अच्छा काम हो रहा है और वॉल्यूम भी उन्हीं में आ रहे हैं। सही। अच्छा, ऐसे ये मुझे जरा बताएं, जैसे आपने बात की ओजीडीसी पीपीएल वगैरह की, ये काफी टाइम से ये जो है इसमें डिविडेंड के हवाले से काफी लोगों का सवाल है कि अब इसमें क्या फर्दर होगा, क्या इसकी जैसे इसकी सर्कुलर डेब्ट का मामला है वो अभी तक स्टिल चल रहा है, क्या इनके डिविडेंड भी नॉर्मल आएंगे या बढ़ के आएंगे, क्या इसमें होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। अच्छा, इसमें ना हो ये रहा है कि सर्कुलर डेट की अगर हम बात करें ना, तो सर्कुलर डेट पे जो एक था कि डिविडेंड की थ्रू इनका जो स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट उसको कम करने की जो फार्मूला था, वो आईएमएफ ने, अगर आपको याद होगा, अपने लास्ट प्रोग्राम में कैटेगोरिकली मना कर दिया था। फिर इनका ये प्लान था कि हम जो है इसको जो है परसू करेंगे और अगले ट्रांच में इसको लेके जाएंगे। इस वक्त जो है ना इनका कंसर्न ये है, आईएमएफ ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है पहले सर्कुलर रेट को इतना बढ़ा दें, अब बिजली और गैस के टैरिफ जो आपने बढ़ा दी है, और जो डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा उसको भी बढ़ा दें ताकि स्टॉक फर्दर पाइल अप ना हो। बाकी सोल्यूशन में बाद में आए। तो मुझे लगता है कि द मोमेंट पहले आईएमएफ प्रोग्राम होगा, उसके बाद ही कुछ इस तरह के प्रपोजल को लेके जाएंगे तो उसमें कुछ डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि अभी सितंबर के महीने में हम बैठे हैं और वन फाइन डे उठे और सर्कुलर रेट का आईएमएफ के अप्रूवल के बगैर, क्योंकि आईएमएफ तो अभी तक हुआ ही नहीं है ना, उसके बगैर, अप्रूवल के बगैर ही हम जो है ना एक पेमेंट रिलीज कर दें, क्योंकि आप आपके पास सिस्टम में जगह नहीं है ना। अगर आपको इतनी बड़ी पेमेंट वन टाइम करनी है तो आपको आईएमएफ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम सिस्टम से शॉर्ट टर्म बोरिंग कर रहे हैं और इस तरह से हम जो है ना उसको रूट करेंगे और इतने पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे तो हम इतना सर्कुलेट का स्टॉक भी कम कर लेंगे और इतना जो है वापस आने के बाद अपना डेट भी रिटायर कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले फर्स्ट स्टेप पे जो आपको कमिटमेंट है वो आईएम प्रोग्राम में आप इंटर हो जाए, तो फिर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीजें हम करना चाह रहे हैं। इसको टाइम लगेगा, अगर ये हमने इसी पाथ पे भी जाना है ना, इसको टाइम लगेगा। बट आईएमएफ का सबसे पहले कंसर्न ये नहीं है कि आपने पुराने स्टॉक में क्या करना है, उनका ये है कि आप फर्दर जो पाइलअप कर रहे हैं ना उसको आप जो है ना बिल्कुल ना रोकें, और जो जो आपकी टैरिफ एडजस्टमेंट है वो आप करते चले जाएं। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग अपना कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अली का सवाल आया है। अली, आप कहेंगे अपना सवाल जो है आप जो है करें। उनका माइक अनम्यूट कर दें, शायद वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसीम। वालेकुम अस्सलाम जी अली। जी वसीम बोलिए। अच्छा सर, मेरा सर एक सवाल था कि आज हेस्को में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगा, 6 करोड़ के करीब। तो क्या हेस्को में कोई न्यूज़ है कि वो डिफॉल्टर से निकल रहा है? कि मार्केट में कोई इस तरह की न्यूज़ चल रही है कि वो डिफॉल्टर से निकल रहा है? ये वसीम, एक्चुअली इसमें ऐसा कोई भी अभी खबर नहीं, क्योंकि ओएमसी के माध्यम भी वही है और डी रेगुलेशन वाली खबर में भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। बट हो ये रहा है कि जो इस तरह के जितने भी टर्निंग वाले स्टॉक्स हैं ना, जिसमें आपके सीटीएम हो गया और इस तरह के छोटे, उसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं। बट ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो डिफॉल्टर काउंटर से निकल रहा है हैशकॉल और इसकी, क्योंकि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग वाली कहानी शायद किसी कभी बीच में सुना था कि हो गई है अभी तक, लेकिन उसमें कोई और फर्दर क्लैरिटी आई नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी अली, आप बताइए, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, ये देखिए इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो काइंडली अपने जो सवाल है ना वो आप कर लिया करें, क्योंकि मैसेज पे लिखते हैं तो वो फिर जो लोग सवाल कर रहे होते हैं उनके सवाल हम ज्यादा लेते हैं। वेट कर अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वाले। सर, ये कोलगेट ने काफी टाइम के बाद 2 रोज से बड़ा माशाल्लाह जंप ले रहा है। कल 1130 से 1230, आज 1216 से 1280। खैर है। मतलब आपको एतराज इसके बढ़ने पे है, इसकी रीजन जानने में एतराज है? सर रीजन मतलब बिल्कुल ही ये तो साइडलाइन हुआ हुआ था और बिल्कुल ही। साइडलाइन होने की वजह ये थी कि इनकी डिविडेंड रिपैट्रिएशन रुकी हुई थी, थोड़ा सा अभी डिविडेंड रिपैट्रिएशन तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज की खुली है, तो जब पे आउट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी ना। आगे का कोई ऐसी ग्रोथ, कोई ऐसी चीज, कोई
चीज आउट ऑफ द बॉक्स हो रही है, वो ज्यादा टूथपेस्ट बेच रहे हो, ज्यादा कोई ऐसी सर्फ बेच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब एवरीथिंग इज नॉर्मल। ऐसी बात है, एक चीज मार्केट में चल नहीं रही थी क्योंकि उसके अंदर तो पे आउट नहीं था, सिर्फ अर्निंग्स थी। अब वो पे आउट बेहतर होना शुरू हुआ, बैक टू नॉर्मल होना शुरू हुआ, तो इस केसेस में जो है ना आपको एक अच्छे दम नजर आया। सही। अच्छा सर, जरा ऑटो सेक्टर के हवाले से भी ये बताएं कि इस वक्त ऑटो सेक्टर में जैसे तेजी रही, तो इस वक्त इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मजीद आगे इसमें कोई है या ऐसा, या साइड लाइन हो जाए, क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी तो फिलहाल तेजी है लेकिन फिर बाद में जो है वो स्टॉप हो, तो इस वक्त क्या करना देखिए, चाहिए? ऑटोज में जो चीजें चल रही है ना, उनके पीछे कोई नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे GHNI और गैल चल रहा है, और हम्म। साजगार में नंबर है, बट होगा ये कि इस वक्त जो है ना, जब से BYD आया, अगर आप थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें तो BYD की जो एक गाड़ी है, उसकी प्राइस उन्होंने अभी तक सॉरी रिवील नहीं की। लेकिन अगर वो हैवल S6 HEV के पास है तो वो बिल्कुल उसी के टक्कर की गाड़ी है। तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डेंट करेगी, या कुछ ना कुछ जो है ना सेल्स को में कमी लेकर आएगी। साजगार की तो एक हेल्दी कंपटीशन है ऑटो सेक्टर में आ चुका है। और अभी इकोनॉमी के हालात देख के मुझे लगता है थोड़ा सा ना आप देख ही नहीं होंगी, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऑटो में सेल्स में नंबर्स कोई बहुत मजे के नहीं आ रहे। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा जो है ना ऑटो सेक्टर जो है ना वो कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ना एचकार में वो बहुत शानदार नंबर आएंगे। गाड़ियां जो बिक रही हैं वो या तो साजगार की बिक रही हैं लिस्टेड सेक्टर में, या मेरे ख्याल से सुजुकी की ऑल्टो वगैरह में जाना एक लोअर सेगमेंट में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। लेकिन सुजुकी अब लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा कोई पुश आ रहा हो डिमांड साइड पर। तो एक आध मंथ का ना ऑटो का सेल का नंबर देख के फिर अपनी पोजीशन जो है ना बनानी चाहिए ऑटोस के अंदर। इस वक्त ये ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, ऑल तो अपने हाई से काफी करेक्ट हो चुके हैं, GHNL और GHNI, गैल और GHNI। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये स्लो डाउन जो है ना थोड़ा कंटिन्यू होगा। IMF के होने के बाद अभी भी जो है, अगर आप 2-2.5% से ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी में इतनी जान नहीं होगी, या डॉलर कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा, और फिर दूसरा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों की काफी टूट गई है ना। तो मुझे लगता है कि ऑटो को रिकवर करने में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स के अलावा अगर आपको देखना है, मतलब लेना ही है, तो फिर साजगार या इंडस जो है, उनकी गाड़ियां बिक भी रही हैं, उनके नंबर्स भी आ रहे हैं। राइट। अच्छा सर, काफी सवाल पीएसओ के हवाले से भी लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी बताएं कि क्या है? पीएसओ के हवाले से काफी सवाल आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? लेकिन PSO के अंदर जो है ना वही सर्कुलर डेट से ही एक थीम जो है, जब OG पीपल नहीं परफॉर्म करे तो PSO भी परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि वो थीम का पार्ट है ना। जब कोई चीज OG और PSO के लिए प्रपोज होगी, वो नॉर्थ के लिए भी होगी, वो PSO के लिए भी होगी। तो अभी तक सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन पे जो बातें थी वो खास नहीं हो रही, इसीलिए परफॉर्म भी नहीं कर रहा। अर्निंग तो ठीक है, 133 रुपीज की अर्निंग, 10 रुपए का पे आउट, लेकिन पे आउट मेरे ख्याल को बहुत इंकरेजिंग नहीं, इसीलिए यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। और ये जब चला था उस वक्त उसमें सारे सर्कुलर स्टॉक चल रहे थे, और वही सो रही थी कि यार अब पैसे मिलेंगे तो इनको फायदा हो जाएगा। जी सही। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर लीजिए अपना। टाइम बहुत लिमिटेड है तो सर काइंडली कैन आई कीजिए। आस्क वन प्लीज सर? जी। हेलो जी हेलो जी, अनीस साहब के ये सवाल अपना। सर, ये हपको का माशाल्लाह इतना अच्छा पे आउट आया और हर चीज, और ग्रोथ स्टोरी है, और कल कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी माशाल्लाह, लेकिन ये रुका हुआ है। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कम, आखिर में एक पॉइंट हपको कट गया मुझसे। माशाल्लाह इतना अच्छा पे आउट। हाँ, पे आउट के बाद आपने क्या पूछा था कि चल क्यों नहीं रहा शायद? अगर मैं सही सुन सका हूँ तो शायद आपने पूछा कि चल क्यों नहीं रहा। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक जो है ना तकरीबन 134-135 रुपए पे, 134-135 पे ट्रेड हो रहा था, फिर ये परफॉर्म करके 165 हुआ BYD की खबर पे। फिर ये जब रिजल्ट आया तो 144 से उठ के 155 हुआ है। तो मेरे ख्याल एक डिसेंट किस्म की जंप तो इसमें आ गई है। अब रोजाना कोई स्टॉक अगर बल्फर्स करे पे आउट कर भी दे, अब इसमें 20 रुपए का इस साल का पे आउट, अगले साल 25 रुपए का पे आउट है, तो जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे क्या रीजन होगी सबको भी चलने की? मतलब इस क्वार्टर में ना तो BYD की सेल आएगी, ना कोई एक्स्ट्रा पावर प्लांट के ऊपर कोई पेमेंट रिसीव होगी, तो नॉर्मली मेरा ख्याल है रेट अच्छा चल गया है। और लोग अभी भी जो ले रहे हैं वो डिविडेंड के चक्कर में ले रहे हैं कि डिविडेंड एक्स होने के बाद अगर डिविडेंड फ्री हो जाता है, यानी कि 8 रुपए कटने के बाद फिर दोबारा 8 रुपए गेन कर जाता है, तो इस स्टोरी पे लोग ले रहे हैं।
अभी शॉर्ट टर्म में या इस वक्त इमीडिएटली तो कोई ट्रिगर नहीं है आपको के अंदर के कोई डील होने वाली है कि इलेक्ट्रिक वाली, या उसने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, क्या मतलब है ये रिसीवेबल वही उन्हीं लेवल्स पर है। बीवाई 2026 में आएगी, और जो के इलेक्ट्रिक वाली डील वो हम देखेंगे, रीनिगोशिएट करेंगे, देखेंगे उसको। जी किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग कीजिए। अच्छा सर, नेशनल बैंक के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इसके जो है अभी लॉस दिखाया था 1 अरब के राइट ऑफ उन्होंने अपने लोन पेंशन की लाइबिलिटी 100 अरब की, जिसमें जी। से 49 बिलियन बुक कर चुके हैं। आने वाले क्वार्टर में अर्निंग्स में कोई डाउट नहीं होगा, और जो ए एंड पे पे आउट एक जमाने में होता था 4 साल 5 साल पहले, वो कवर हो स्टार्ट हो जाएगा। 8-9 रुपए का पे आउट एक्सपेक्ट कर सकती है, 17-18 रुपए की अर्निंग। और ये कंसिस्टेंट होगा, और अगले साल उससे अगले साल अगर आपकी अर्निंग 24 रुपए होगी, तो पे आउट जो है ना वही 70% के रेशियो के हिसाब से और बढ़ जाएगा। यील्ड पे बुरा नहीं है, इसीलिए लोग ले रहे हैं। अच्छा सही। जी यहाँ पे आप किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइए कि ये जो हमारी पेट्रोलियम के रेट्स हैं अभी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो क्या अभी परचेज करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए इसके लिए? मारी पेट्रोलियम, एक्चुअली मारी पेट्रोलियम में अर्निंग वाइज तो 6 मल्टीपल पर है, और यील्ड भी मजे की नहीं है। तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन से तो यही कहीं घूम रहे हैं 34 to 33 की रेंज में। तो यहाँ पर अब तो जी। हो गया, अब मेरा ख्याल है एक्स होने के बाद जो है शायद आपको मिलेगा ये 350 रुपये 400 रुपये में। तो अब मेरा ख्याल तो एक्स होने है का यील्ड वेट करना प्राइस, चाहिए? नहीं एक्स ये वेट और ये बाई कॉल तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ शजीर होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट। आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं। उनका व्यू था 2800 पे, और वहां से 3400 हो गया, ओके। बट 3400 पे क्या यहाँ से और लेना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको जूस नहीं है, क्योंकि अर्निंग में भी मेरे ख्याल से अपने बाकी पेयर कंपैरिजन में पाको वाको के हिसाब से महंगा है। प्लस यील्ड भी अभी फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि ये जो भी कमा रहा है उसको 40% पे आउट करता है, उस हिसाब से 8 या 6% की यील्ड है। और अब फर्दर ये हो सकता है कि अर्निंग में बहुत ज्यादा बूस्ट आना शुरू हो जाए, तो वो भी अब इसके जो नंबर ऑफ शेयर से होते हैं 130 मिलियन शेयर्स, अब एक्स होने के बाद वो हो जाएंगे 1 बिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो हम देखते थे ना कि हर डिस्कवरी में 20-25 रुपए ऐड कर रहा है, तो वो क्वांटम भी कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 800% से बढ़ जाएंगे। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे पाको बिहेव करता है जैसे उसी तरह से बिहेव कर रहा होगा। इसको जो एज था कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से जो है ना, इसमें जो हर चीज का इम्पैक्ट था मैग्नीफाई हो रहा था, वो शायद अब जो है इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ऑलराइट। और इसमें जो एफएफएल है आजकल वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, एफएफएल अभी ऐसे लेना हमें थोड़ा चाहिए? चार्ट से ही अच्छा लगता है, और इसमें इसको देखना हम्म। चाहिए सेल्स सेल्स पे ना, सेल्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है। अगर इंटरेस्ट रेट दिसंबर तक 3% घट जाते हैं, तो उसमें या कम हो जाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली इसका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हाईली लेवरेज कंपनी है, तो उस एंगल से जी। अच्छा लगता है। ओके राइट। और इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी आजकल के सिनेरियो में कौन सा टॉपिक है या जो बेहतर आपको लगता है कि जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेशनल पॉइंट बैंक, ऑफ व्यू से देखना एचबीएल, चाहिए? पाको, हम नेटवर्क, और निषाद पावर, हपको, ओके, हम नेटवर्क रिकमेंडेड है आपको, बेहतर लग रहा है इसका फ्यूचर? आई गेस हम नेटवर्क में जो स्टोरी है वो ये है कि एक तो ये कंपनी क्वार्टर वाइज जो है ना अच्छा ग्रो परफॉर्म कर रही है हर क्वार्टर में, इसके रेवेन्यूज क्योंकि डॉलर बेस भी, आप यूट्यूब की अर्निंग भी अच्छी होगी, पिछले क्वार्टर में 700 मिलियन थी, अगर वो नंबर भी सही। रिफ्लेक्ट इस दफा रिपीट होते हैं 70-80 पैसे की अर्निंग आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब तक जितनी भी स्टोरीज इमेज इमेज मार्केट में चली है वो ये स्टोरी भी थी कि 4 रुपए की अर्निंग है, तो इसकी भी 3-3, 3.5 रुपए 4 रुपए की अर्निंग आएगी। प्लस ये वाहिद मीडिया कंपनी है जिसके जो हर सेगमेंट में मौजूद है, ड्रामे में भी है, न्यूज में भी है, प्लस फिल्म में भी है। हर हर मतलब मसाला टीवी भी है, हर चीज जी। में है, और हर चीज प्रॉफिटेबल सेगमेंट है इनके। तो मेरा ख्याल है कि काफी देर से ये यहाँ परफॉर्म कर रहा है, ऑल्दो 7 से 12 हुआ है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से भी इसमें जूस है। और प्लस हो सकता है कि शायद एयर एंड पे स्पॉन्सर को पिया मतलब मैनेजमेंट शायद कोई पे आउट भी कंसिडर कर रही हो, 3 रुपए कमा के या चार ओके। रुपए कमा के 1-2 रुपए का पे आउट। राइट राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ये एयरलिंक का परसों अनाउंसमेंट है मंडे को, क्या एक्सपेक्टेशन है एयरलिंक? अच्छी अर्निंग आ रही है, अच्छा अर्निंग और डिविडेंड आ रही है, और आगे भी फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। एक्सपोर्ट का जो इनको रिबेट की बात हो रही है, और कुछ इनको 1-2 और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं चाइना से, तो अर्निंग और फ्यूचर वाइज बुरा नहीं है। मतलब इवन अगर
रिजल्ट देख के थोड़ा सा अगर कहीं करेक्शन में मिलता है तो देखिएगा। रिजल्ट अच्छा आ रहा है वैसे सुना है। हाँ, ये बोनस डिविडेंड देने वाली कंपनी है। वसीम, आप किसी का अपना कहना सवाल हो कर तो। लीजिए। जी। आई गेस नादिया, मेरे ख्याल से और किसी का सवाल है नहीं, तो यहाँ ऑफ करते हैं। चलें, ठीक है। सर थोड़ा सा जो है मंडे मार्केट के हवाले से बता दें, और जो है टॉपिक तो खैर आप बता चुके हैं। इंडिया में दो पॉजिटिव ट्रिगर है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। एक तो आपका जी। पेट्रोल की प्राइस थोड़ा सा गवर्नमेंट अज्यूम सोच रही है कुछ प्राइस कम करने की, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइस कम हुई है। हम्म। तो एक वो पॉजिटिव ट्रिगर है, और वो इन्फ्लेशन भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। उसका मंडे में इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है तो 9.5% आएगा, बहुत अरसे के बाद सिंगल डिजिट में। तो वो दो रीजन है जिसके से मार्केट एक अच्छा तेजी परफॉर्म कर सकती है। बट ब्रॉडर पार्टिसिपेशन शायद जब IMF पे या ये सऊदी अरब वगैरह से कोई पेमेंट की कंफर्मेशन आएगी, तो फिर आपको एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन यहाँ से 2-4 हज़ार पॉइंट की तेजी दिखेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर एक तो वो बहुत आ जाएगी कि इसमें लग नहीं रहा कि नहीं आएगा, और दूसरा ये है कि ये दो ट्रिगर्स भी काफी हैं। तो मतलब हर डिप पे आपको जो है अच्छे स्टॉक्स एकोमोडेट करने चाहिए। डाउन साइड लगती नहीं है बहुत ज्यादा। सही। अच्छा सर, पेनी स्टॉक में कौन से स्टॉक्स हैं, ये सवाल भी था कि कौन से स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में सही रहेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बता दें। ये पेनी स्टॉक्स तो ऑब्वियसली क्योंकि प्योर स्पेकुलेशन है, तो मेरा ख्याल है कि उसको रेकमेंड करना तो बहुत ही खतरनाक होगी। ये आप इन्वेस्टर के साथ ज्यादती करेंगे जिसका आपको पता ही नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग कराने के लिए दिला दें। और सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं इसमें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दी प्रोग्राम की स्टार्ट में, CTM अब लोग बातें कर रहे हैं, इत्तेफाक की बातें कर रहे हैं। बट हमारा इन पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमें थोड़ा सा जो अच्छे स्टॉक्स लगते हैं, जो साहब ने पूछा था मैंने बता दिया, जिसमें आपको हम नेटवर्क भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, वो देखा जा सकता है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड का मंडे को रिजल्ट है, वो देखा जा सकता है। निशात पावर का रिजल्ट है, वो देखा जा सकता है। आई गेस नेशनल बैंक, HBL देखा जा सकता है। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, और यहाँ पर हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।